बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, शादाबाद रहें, बच्चों की खुशियाँ देखें, बच्चे अपने वालिदैन के बेहतरीन ज़िंदगी बेहतर अंदाज में खिदमत करने का अल्लाह ताला उन्हें मौका दे। मियाँ बीवी के जो आपके ताल्लुकात हैं वो मज़ीद कायम हो। हुण मैं तो दुआ ही दे सकना, बाकी तो अब प्रैक्टिकली तो तुसी आप ही नाल टुरना है, आप लोगों ने खुद चलना है। अल्लाह ताला आपको कोई भी चैलेंज हो ना, जहनी, जिस्मानी, रूहानी, कोई भी किसी किस्म का भी माली कोई किसी से ख़तरा, अल्लाह ताला आपका को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे और शाद आबाद रहे। इमरान खान के साहब के हवाले से एक इस्टेब्लिशमेंट के करीब एक शख्सियत जिनका पूरा ख़ानदान बैकग्राउंडर ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उनका कहना यह कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में इंगेजमेंट मौजूद है और जो लोग ये समझते हैं कि ये बात मुमकिन नहीं हो सकती, उन्हें माजी देखना चाहिए कि माजी में हर बात मुमकिन हुई है। ये इंगेजमेंट कैसे है, किस तरह है, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब की गिर्द ज़िंदगी के चल रही हैं, जिसमें उनकी रिहाई, उनकी तहरीक, ये सारा कुछ आज के मेरे वीलॉग का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के राब्तों की तस्दीक वो लोग कर रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब माने जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात। मरीम साहिबा ने कल खिताब किया, आज वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब ने उसका जवाब दिया, क्योंकि मरीम साहिबा ने कहा था कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं, वो कुछ लोग जो थे आज वो कुछ लोग बोले हैं, और उन्होंने मरीम साहिबा का जवाब दिया। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती है, इसी के दौरान जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके मुतालिक इंगेजमेंट आ रही है कि उनके साथ भी इंगेजमेंट है, और हमें भी उनके इस मुतालबे के को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबात ऐन वक्त पे मुलतवी हो जाए, और जो मखसूस नशिस्तें हैं उनमें भी कुछ आगे पीछे कर दिया जाए, कुछ नशिस्तें कम कर दी जाए। जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं करीबी, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कहा गया है कि आप अपनी तैयारी रखें, हो सकता है कि इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो जाए। अब तीसरी चीज़ जो है, मैं पहले उस पर ज़रा बात कर लूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वो है ख़लीज की सूरत हाल। ख़लीज की सूरत हाल ये समझ लें कि जो इंगेजमेंट हुई और MOU हुआ, उसके बाद जो अब सूरत हाल है वो पहले वाली सूरत हाल से भी बहुत बदतरीन है, और इतनी बदतरीन है कि इस बार एक बड़े पैमाने पे जो जंग है वो सर पे खड़ी है। बरतानिया का नया जो वज़ीर आज़म आया है, उसने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि उसने अपने अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए, और अमेरिका के B-1-2 तैयारे जो है वो सुना है कि वहाँ लैंड कर रहे हैं। ये वो लैंड क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो लैंड इसलिए कर रहे हैं कि इस बार अमेरिका ईरान के जो यूरेनियम के ज़खायर हैं उन्हें वंस फॉर ऑल ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के करीब ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की राय ये है कि पहले मैं यूरेनियम एक दफ़ा ख़त्म कर दूं, उसके बाद फिर हम मुज़ाकरात कर लेंगे, क्योंकि इस बार उन्होंने जो मुज़ाकरात किए उसमें उन्हें बाद में एहसास हुआ कि जो असल हदफ था हमारा वो तो ईरान ने सेव कर लिए, और ये कहा जा रहा है कि ईरान ने वो सब सेव करके कोहे कलंग जो एक उनका वहाँ पे पहुँचा दिए गए। अब ये रहा मोसाद भी और CIA, इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कि ईरान ने इस दौरान जो खामोशी से काम किया है वो ये किया कि उसने अपना यूरेनियम जो है, और क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूजेस जो होते हैं जो इससे जुड़े होते हैं, वो सारे ये वही हैं जो एटमी एटम बम बनाने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सबको उसने खामोशी से कोहे कलंग के तरफ मुंतकिल कर दिया। अब ये जो अमेरिका के B-1 तैयारे हैं, ये कहा जाता है कि इनके की जो पेनिट्रेशन है वो ज़मीन के कई 100 फुट तक है, और अगर वो ज़मीन दोज़ भी हो तो ये तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। बरतानिया ने तो वो अपने अड्डे उन्हें फराहम कर दिए। दूसरी जानिब जो ईरानी आर्मी चीफ़ हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर अमेरिका ने अपनी पैदल फोर्स जो है ईरान में दाखिल करने की कोशिश की तो फिर ईरान का एक एक बंदा जंग का हिस्सा होगा।
और फिर हमारे पास सिर्फ डू एंड डाई वाला मामला होगा, हम इससे पीछे किसी शक्ल में भी नहीं होंगे। अल्लाह रहम करे, लेकिन जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो खलीज है वो खून में नहाने जा रहा है, और खून दोनों तरफ से मुसलमानों का बहेगा, और यहूदी और क्रिश्चियंस जो हैं वो बेनिफिशरी होंगे, और बग़ैर लड़े वो मुसलमानों की तबाही करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आ जाए असल बात की तरफ। इमरान खान के लिए पहले एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान के जो वकील हैं वो, उनका कहना है कि जी इमरान खान को जिस सेल में रखा गया है उसका वो डिज़ाइन इस तरह हुआ है कि गर्मियों में वो तंदूर बन जाता है, और सर्दियों में चूँकि कोई इर्द गिर्द प्रोटेक्शन नहीं है तो वो साइबेरिया का कोई कमरा बन जाता है। उन्होंने कहते हैं इतनी गर्मी होती है कि मैंने इमरान खान के ट्राउज़र, ब्लैक ट्राउज़र पे पसीनों की वजह से सफ़ेद लकीरें बनी हुई देखी, पसीने इतने ज़्यादा आए। यानी इमरान खान की ज़िंदगी एक मिज़रेबल वहाँ पे ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन आपको कोई इत्तला ऐसी नहीं मिलेगी कि इमरान खान ने कहीं पे एनआरओ मांगा हो या कुछ किया हो। लेकिन एजाजुल हक साहब वो साहबजादे हैं ज़ियाउल हक के। ज़ियाउल हक आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के रूहानी बाप हैं, और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, आइन को मुअत्तल कर दिया था, तोड़ दिया था। लेकिन ज़ियाउल हक चूँकि उनके साहबजादे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट में ज़ियाउल हक के बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स भी हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। ज़ाहिर है एक आर्मी चीफ और फिर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उसका जो बेटा होगा वो इन होगा। उन्होंने ARY के जो इन्वेस्टिगेशन हेड हैं नईम अशरफ बट को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी इमरान खान से इंगेजमेंट तो अभी भी है, जारी है, और कुछ भी किसी टाइम भी हो सकता है। तो उनसे जब सवाल किया कि जनाब इस टाइम तो शहबाज शरीफ साहब वगैरह इतनी मजबूत पोजीशन में है कि इमरान खान से बारगेनिंग क्यों होगी, तो एजाजुल हक ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। अभी मैं आता हूँ के इमरान खान से इंगेजमेंट में क्या मुतालबात हैं दोनों तरफ से। उन्होंने कहा जी बेनज़ीर भुट्टो को जब की हुकूमत जब गई थी तो इतनी वो कॉन्फिडेंट थी कि आर्मी चीफ मेरा है, सदर मेरा है, और उसके बाद जब उन्हें इतला मिली कि उनकी हुकूमत जारी है तो उन्होंने फ़ोन किया फ़ारूक लगारी को जो प्रेसिडेंट थे, और कहा कि फ़ारूक लगारी साहब ये सुना है हुकूमत आप टूट रही है। उन्होंने कहा नहीं बीबी ऐसी कोई बात नहीं है, और शाम को उनकी हुकूमत टूट गई। बीबी ये समझती थी कि मेरा अब मुतबादिल कोई नहीं है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को तीनों दफ़ा ये खुश फहमी थी कि मुझसे इस्टेब्लिशमेंट बिगाड़ेगी, तो बिगाड़ने के बाद इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको याद होगा इमरान खान साहब भी ये कहते थे कि मेरा अल्टरनेट क्या है, मेरे बाद किसको लेंगे। उनको ये तवक्को नहीं थी कि इमरान खान जहाँ पे करप्शन का केस ले गए थे उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इतनी हिम्मत कर सकती है कि किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बना देगी जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मतलूब है और उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगने जा रही है। और दूसरी तरफ सदर ऐसे को बना देंगी यह रिजीम कि जिसके ऊपर 10 साल तक मुकदमात का बोझ रहा, और करप्शन और मिस्टर 10% उसी वज़ीर आज़म ने कहा, और खैर बहुत कुछ कहा कि मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ के घसीटूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो अपनी जगह पे है, लेकिन हिस्ट्री यही बताती है। लेकिन क्या हुआ जब कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था ना कि जी अब हुकूमत कैसे जा सकती है। जी जैसे मिसाल के तौर पर अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है, हम कहते हैं यार शहबाज से ज़्यादा कौन बंदा मिलेगा इस्टेब्लिशमेंट के पीछे भागने वाला, जो ये कहे CM को कि मैं पूछ के बताऊंगा, या जो क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को अपना बॉस समझे। उनको इससे अच्छा ताबेदार बंदा कौन मिलेगा, लिहाजा ये तो मुमकिन ही नहीं है। आपको पिछले दिनों याद होगा कि कुछ नून लीग के करीब दानिश्वरों ने तो यहाँ तक लिखा कि जी आप शहबाज की हुकूमत ख़त्म कर देंगे तो आपकी भी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारा रिजीम शहबाज शरीफ के सर पे खड़ा हुआ है। यानी वही गलत फहमी जो पहले लोगों को थी कि हमारा अल्टरनेट इस टाइम कोई नहीं है। एजाजुल हक का कहना है कि यही गलत फहमी का शिकार हैं ये लोग, और इन्हें ये समझ आनी चाहिए कि जब कोई मामला तब्दील होना होता है तो ये कोई और नहीं होता कि जी क्या होगा। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि
अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान होता प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान ने भारत को जंग में हराया होता और पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की सुलह कराई होती, तो आप सोचें कि अवाम की इन्वॉल्वमेंट कितनी बड़ी होती इस जश्न में। क्या इस्टेब्लिशमेंट ये फील नहीं कर रही कि हमने ये 2 काम अचीवमेंट की, लेकिन अवाम की तरफ से वो रद्द अमल नहीं आया जो आना चाहिए। एक रद्द अमल आया, नून लीग ने जश्न मनाया लिबर्टी में, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसको इंतकाल हो गया जिस फ़नकार का, अल्लाह रखा पेप्सी, उसको कराया, उस बेचारे पे बड़ी तनकीद हुई, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। तो उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर यही फंक्शन पीटीआई ने कराया होता तो किस लेवल का फंक्शन होता, किस लेवल के फनकार होते हैं, किस लेवल की प्रेजेंटेशन होती, कितना अवाम होता। एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात को फील करती है कि हमने जिनके ऊपर तकिया किया है उन्होंने हमें क्या दिया है। मुआशी बदहाली दी, सियासी बदहाली दी, ठीक है, करप्शन की बदहाली दी। और एजाज़ुल हक का कहना यह था कि ये जो लोग हैं शबाशी वगैरह, ये क्या करते हैं कि ये तासुर दे रहे हैं कि जी असी तो कुछ नहीं करते, फौज कर दी, जो खराबी होती है कहते हैं फौज दे पा दो, इस्टेब्लिशमेंट दे पा दो। इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है जी, इस्टेब्लिशमेंट करा रही है। कोट लखपत जेल में कैदियों के साथ जुल्म हो रहा है, को इस्टेब्लिशमेंट करा रही है। यानी ये मौजे करने के और सारे इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ डाल के ये रिलैक्स हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। ये बात क्या आप समझते हैं? इस्टेब्लिशमेंट को नहीं समझ आ रही। एजाज़ुल हक का कहना है कि ये बात इस्टेब्लिशमेंट भी महसूस कर रही है और अब जो कोशिश हो रही है उससे लग रहा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई रास्ता निकल जाएगा। उन्होंने कहा जी पहले भी हो गया था, मामला तय हो गए थे। याद हो आपको, मैं 10,000 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि मामला 80% हो गए थे। बैरिस्टर गौहर 80% कामयाब हो गए थे मामला करने में, लेकिन फिर 26 नवंबर हो गया। अब ये सोचना पड़ेगा कि 26 नवंबर किसने कराया और क्यों कराया। क्योंकि एजाज़ुल हक का कहना है कि खुद बीच में जो लोग हैं ना वो रखना डालते हैं कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट, एक तरफ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, उनकी तो ख्वाहिश ही ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई जंग कभी ख़त्म ना हो। दूसरी तरफ खुद पीटीआई के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई ख़त्म ना हो, क्योंकि वो बाहर आ गया तो फिर उनका ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ, फिर इमरान खान ही चारे पास होगा। लेकिन एजाज़ुल हक कह रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि बीच का रास्ता निकल रहा है, को बातचीत हो रही है। अब इस बात को मेरी उस बात से मिला के देखें जो मैं आपसे कह रहा था कि जेल के अंदर से एफर्ट हो रही है और बुशा बीबी के थ्रू हो रही है। बुशा बीबी बाकी लोगों से एंगेजमेंट में हैं और वो एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं। अब इस सारी बातों को, एजाज़ुल हक की बात, मेरी बात, नईम अशरफ भट्ट के गुफ्तगू को अगर सबको मिलाएं तो आपको समझ आएगी कि इमरान खान के साथ एक इस्टेब्लिशमेंट की इंगेजमेंट है, चीज़ें हो आगे भी बढ़ रही हैं और हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू चंद दिनों में आपको नज़र आ जाए। अच्छा जी, कश्मीर की जो सूरत हाल है वो मैंने आपको अर्ज़ की कि 3 उसमें इन्होंने कराने का फ़ैसला किया। उसकी रीज़न ये कि जिन अज़ला में सूरत हाल बहुत ख़राब है, इनका प्लान ये था कि जी हम बाद में करा देंगे, लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि बाकी जगहों पे भी इंतखाबात कराना इतना आसान नहीं है। इससे अंदाज़ा करें कि इस तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के जो चेयरमैन थे, साबिक वज़ीर आज़म, वो तनवीर इलियास अपने हल्के में नहीं जा सके, उन्हें वापस आना पड़ गया। आलमोस्ट जितने ये बड़े लोग हैं इनकी सारी इलेक्शन कैंपेन इस्लामाबाद से चल रही है, क्योंकि ये समझते हैं कि कश्मीर के हालात चंद शहरों को निकाल के जिसमें हमारे इदारों की मुकम्मल ग्रिप है और उन्होंने की हुई है, बाकी अजला में तो अभी सिचुएशन वैसी की वैसी है। तो कंवर दिलशाद साहब हैं, ये साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन। इन्हों का भी वही गल है जी एजाज़ुल हक वाली गल है कि ये इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, तो इनके इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत ताल्लुकात हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि जनाब अली में भी के इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो जाए। ये बात मैं आपको 10 दिन पहले अपने वीलॉग में कह चुका हूँ कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि कंवर दिलशाद के मुताबिक जो इलेक्शन कमेटी है उससे मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस मुज़ाकरात में सियासी क़ुव्वतों के साथ साथ कुछ ज़िम्मेदार लोग भी शामिल हैं और वो ये उन्हें अंदाज़ा हो गया कि नहीं, बातचीत के बगैर बात नहीं बनेगी।
मैंने, आपको याद होगा कि मैं एक प्रोग्राम में था मंसूर अली ख़ान के, और उसमें कौसर काज़मी साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान थे, वो भी मौजूद थे, और वो इलेक्शन एक्शन कमेटी वालों को गद्दार और भारत का एजेंट करार दे रहे थे। तो मैंने कहा था कि भाईजान ज़रा ब्रेक से पैर रखो, तनु इन्होंने ना बैठना पेगा। उन्होंने कहा कभी भी नहीं बैठेंगे हम, जी है वो है। मैंने कहा, मैंने उस प्रोग्राम में कहा, मेरा दिल कर रहा है मैं वो क्लिप आपको दिखा दूँ। मैंने उन्हें कहा कि दिखा सकते हैं हम क्लिप ज़रा भाई, तो उसमें आप ज़रा देखिए कि मैं उन्हें कह रहा हूँ कि आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनके साथ और वो कह रहे हैं मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा अगर आप अब बैठे तो आप फिर अब किसी भी प्रोग्राम में माफ़ी मांगेंगे कौम से कि मैंने एक बात की थी, मैं उस पर माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गलत बात की थी। कल को अगर आप फिर उन लोगों के साथ बैठे, सुन लीजिए, अगर कल को आप फिर उन लोगों के साथ बैठे तो फिर इस प्रोग्राम में आप कौन से माफी मांगेंगे? ये मैंने क्लिप आपको दे दिया। तो इतलात ये कि मुज़ाकरात हो रहे, उसमें कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे काम हो रहा है। जो कमेटी के कुछ तजावीज़ तो ऑलरेडी पहले ही मानी जा चुकी हैं, उसमें 12 सीटों वाला इशू है। तो इतलात ये हैं कि जो ज़िम्मेदारों की तरफ से ऑफ़र हुई है वो ये हुई है कि चलिए जी ऐसा करते हैं 6 सीटें कर लेते हैं, मुहाजिरीन की 6 हम ख़त्म कर देते हैं, तो हम बात आगे बढ़ा लेते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें 6 सीटें हो जाती हैं मुहाजिरीन की, तो फिर से नई हल्का बंदी होंगी और उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, और इंतखाबात का ये हो सकता है कि वो टाइम पे ना हो सके। मैं कंवर दिलशाद साहब के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, उसमें वो जो एक्शन कमेटी है उनके मुतालबात में ये भी है कि उनके रहनुमाओं को फौरी तौर पे रिहा किया जाए, जिन जिन लोगों के साथ ज़्यादती है उसका अजाला किया जाए, जिन लोगों की फायरिंग से लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके ऊपर पर्चे दर्ज किए जाए। जबकि जो रियासत की तरफ से मुज़ाकराती हैं वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने भारतीय एजेंडे पे वहाँ पे इस तरह की चीज़ें की वो हमारे हवाले करें। दूसरे ये कि फ़ौरी तौर पे तमाम अज़ला को खाली करें और अपने ये धरने शरने और हड़तालें बंद करें, इंतखाबात का माहौल होने दें। इंतखाबात की तारीख़ के ऊपर फिर बात की जा सकती है, और अगर ये दोनों तीनों चीज़ों आपको मैं मिला के पेश करूँ तो हो सकता है कि अगले 24 घंटों में ये आपके सामने ऐलान आ जाए कि जी इंतखाबात जो हैं कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। अभी मैं बारिश के ऊपर लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करता चलूँ कि जो पंजाब का एक दावा था ना, सुथरा पंजाब, कामयाब पंजाब, और हम आपको पंजाब ला के दिखाते हैं, आज वो पंजाब ऑलमोस्ट डूब गया है। पानी अभी तक मुख्तलिफ़ शहरों में सर पे चढ़ के नाच रहा है, और पंजाब की इंतज़ामिया जो है ना बेबसी से हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। ये है आपका पंजाब। मरियम साहिबा ने कल जज्बात में कहा कि जनाब अली वो बसों में एसी इतने के लोग सो जाते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ट्रैवल करूं इन बसों में और आपको दिखाऊं कि लोग कैसे सांस भी नहीं ले पाते, बंदे से बंदा चढ़े होते हैं, एसी बंद होते हैं। मेरे पास कितने लोगों ने आके, आपको याद होगा मैंने आपसे 10 दिन पहले भी वीलॉग किया था कि ये जो बसें क्या कहलाती हैं भाई, ये वाली बसें जो है, हाँ मेट्रो बसें जो है, उसमें लोगों का दम घुटता है और वो उनकी हालत ज़ाहिर भी ख़राब है। बहरहाल मरियम साहिबा तुहाड़ी मर्ज़ी है, तुसी जो मर्ज़ी को। अभी बिलावल भुट्टो और मरियम में एक नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। इसका इख्तिताम वही सुलह पे होगा, दोस्ती पे होगा। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लड़ाई हो रही है। एक बस खबर, कमर ज़मान साहब का पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। और एक चीज़ मुझे याद आ गई भाई, मेरे पे कर्ज़ है और वो कर्ज़ मैंने उतारना है। वो कर्ज़ इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मुझे मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े होते हैं इसाराना के साथ, उसमें मुझे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, मुझे बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट ये है कि जी जो उनका इलाका है वो मैं पढ़ के सुनाता। आवर विलेज जबुका इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ओल्ड विलेजेस ऑफ उकाड़ा। उकाड़ा का एक पुराना तरीन कस्बा है, और इस रोड के ऊपर 14 किलोमीटर उकाड़ा से मोर देन 20 विलेजेस यूज दिस रोड। के एक जो रोड है जिसको 14 किलोमीटर की, जिसके साथ 20 गांव जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी वो रोड कभी भी नहीं बना और इतनी टूट फूट का शिकार है कि वहाँ आए रोज़ हादसात होते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, लोग माजूर हो जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। अच्छा, वो कहते हैं हमने
को 10,000 दफ़ा लोगों से, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे कहा कि खुदा का वास्ता है ये आप सड़क बनवा दें, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता। उन्होंने जो मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने चैनल के ऊपर इस पर बात करें। और अब तो बारिश हो गई, तो अब तो वो सड़क वैसी मौत का दरिया बन चुकी है। तो मरियम साहबा, जो आप इतने बड़े ऐलान करती हैं, पंजाब में 40,000 सड़कें नहीं बना दी थी। ऐप जम्मू का जो की सड़क है वो किसने बनानी थी? जम्मू का ही नाम ही है ओकाड़ा की। क्या ये आके सिंध वालों ने बनानी थी या केपी वालों ने बनानी थी? आपका जो दावा है 40,000 सड़कें, वो कहाँ पे है? मुझे कोई दिखाएं। ये नहीं तो जम्मू का ही देख लें आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।